हेलो दोस्तों, मैं हूं दिनेश के वोरा। आप सबका स्वागत है रोजी रोटी के अंदर। जी हाँ, ये है हमारा वीकली प्रोग्राम हमारे दोस्त अर्थशास्त्री श्री नयन पारिक जी के साथ। स्वागत है सर आपका। थैंक यू सो मच दिनेश जी। हमारे दर्शक इनसे काफी अच्छी तरह वाकिफ हैं और इनकी जो पर्सनैलिटी है, इनके जो बोलने का अंदाज है, इनकी जो विषयों के प्रति गहरी समझ है, उसका आप सबको अब पूर्ण ज्ञान हो गया है। तो आज नयन जी के साथ छोटे छोटे विषय रखेंगे खास तौर से। और वो विषय सबसे पहले हम जो लेकर आ रहे हैं उसमें एक तो रुपये का दाम थोड़ा गिर रहा है। जो पहले 73 रुपए के आसपास था, अब 74-75 रुपए के आसपास होवर कर रहा है। और क्रूड ऑयल जो बीच में थोड़ा सा गिर के 68-69 डॉलर पर बैरल पे हो गया था, अब वापिस से 75-76 पे आ गया। तो ये एक चिंता का विषय है। दूसरा है, बहुत सारी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस ने इंक्लूडिंग आईएमएफ ने भारत की ग्रोथ जो है 9%, 9.5% के आसपास नीचे ले आए हैं। और तीसरा एक छोटा सा विषय है फूड प्रोसेसिंग के ऊपर। देखा जाए कि भारत में फूड प्रोसेसिंग, जहां पर ऑलमोस्ट 40% हमारा फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स वेस्ट हो जाता है, जिसको हम मैनेज नहीं कर पाते, जिसको हम एक एसेट में कन्वर्ट नहीं कर पाते हैं। सबसे पहले रुपये के अंदर गिरावट और क्रूड ऑयल के अंदर वापस से बढ़ोतरी। तो जो छोटी सी आशा जगी थी, जो पेपरों में आया था कि 15 दिन में थोड़ा भाव कम हो जाएगा, अब वो सारी सारी आशाएं समाप्त हो गई हैं। तो गिरता हुआ रुपया, चढ़ता हुआ क्रूड ऑयल, एक बार फिर से तलवार आम आदमी के सिर पर। आपकी पहली टिप्पणी सर। देखिए, ये तो इन अ वे कनेक्टेड है, क्योंकि जब भी क्रूड का दाम बढ़ता है, और हम जी लोग, आपको पता ही है और हमारे सब मित्रों को भी पता होगा, रोजी रोटी वालों को, जी कि हमारा 2/3 जो है, 2/3 हम लोग जो ऑयल का रिक्वायरमेंट है वो इंपोर्ट से पूरा करते हैं। जी तो जब भी क्रूड के दाम बढ़े, तभी इतना ज्यादा डॉलर हम लोगों को बाय करना पड़ेगा अपने रुपए से, क्योंकि इतने हमारे इंपोर्टेड गुड्स के दाम बढ़ गए। जी तो इसीलिए डॉलर की डिमांड बढ़ी वर्सेस रुपी, क्योंकि हम लोगों को बाहर डॉलर में पैसा देना है। और जी ऑयल का दाम जैसे बढ़ा क्रूड का, ऐसे ही समझिए रुपया अपने आप वीक होता जाएगा। जी तो ये एक थोड़ा सा सीधा गणित है, और आपने दोनों को बहुत बेखूबी अपनी बात में कनेक्ट भी कर लिया कि बढ़ता हुआ ऑयल और गिरता हुआ रुपया वो एक साथ साथ में जाने वाली चीज है। और इसके कारण जो है, क्योंकि हमारा जो पेट्रोल का और डीजल का दाम है, जो कि हमारे रोजी रोटी के मित्र को हर रोज टच करता है, वो ये है कि हम सब अब 100 रुपए के ऊपर पैसे देने के आदी हो गए हैं पर लीटर ऑफ पेट्रोल या डीजल। और डीजल का थोड़ा सा कम, पेट्रोल का तो 100 रुपए के ऊपर। और ये जैसे आपने कहा, जो इंडिकेशन है वो दिखाता है कि आजकल में हम लोग जब अब पेट्रोल डलवाने जाएंगे, तब हम लोगों को 100 रुपए के ऊपर कहीं ना कहीं जाके 100 से 101, 102, 105 के आसपास का हमारे हम हमारे लोगों यहाँ को तो कहीं देने मुंबई की में तैयारी रखनी पड़ेगी। मुंबई में तो 108 रुपए। मुंबई में तो 108 है, हमारे यहाँ आज मैंने सवेरे डलवाया तो करीब 100 रुपए को छू रहा है, पर 100 रुपए थोड़ा नीचे है। तो बिल्कुल ये सब मिला के मैं समझ रहा हूँ कि कहीं अब जो आपको 108 है तो आपको 110 देने की तैयारी रखनी है हमको, जबकि 100 रुपए से कम था तो 100 रुपए के ऊपर जाने की संभावना दिख रही है। तो ये एक रियलिटी हो रही है कि, और ऐसा लग रहा है कि जो जो इंटरनेशनल एजेंसीज है, यहाँ की फ्लिच वगैरह है, वो सब कह रही है कि अगले साल 22 में रुपए का डॉलर के हिसाब से कहीं 75 के ऊपर रहने की संभावना बढ़ी है। मतलब कि लॉन्ग टर्म में भी अभी सभी जो एक्सपर्ट्स है और सभी एजेंसीज है, वो सब समझ रही है कि ये 75 के नीचे आने वाली चीज नहीं है, 75 के ऊपर ये रहेगी। और इसमें भारत सरकार का भी रवैया जो एक्सपोर्ट के प्रति है, तो हम एक्सपोर्ट को एक थोड़ा सा और सरकार की ओर से इंसेंटिव देना चाहते हैं। हमारे जो जो एक्सपोर्टिंग यूनिट है उनको एक थोड़ा सा हेल्पिंग हैंड देना चाहते हैं। और उसके लिए हम समझते हैं कि रुपये का थोड़ा सा वीक होना हमारे जो प्रोडक्ट्स है इंडिया के, वो इंटरनेशनल मार्केट में थोड़े से अट्रैक्टिव बना देगा प्राइस वाइज। तो ये सब समझ के हमारा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व फिर भी अच्छा है, पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अभी ज्यादा इंटरवीन न करे और 75 रुपए के ऊपर डॉलर को रखे, वो जी, एक संभावना हम लोगों को अगले साल की पूरी नजर आ रही है। लेकिन इससे आयात तो महंगा होगा, लोगों के सिर पे बोझ तो बढ़ेगा।
और खास तौर से जब इनकम स्टेगनेंट हैं या कम हो गई हैं, तो ऐसे में बढ़ता हुआ बोझ जो है वो वास्तव में कष्टकारी है। एक एग्जाम्पल मैं अपने दर्शक मित्रों को याद दिलाना चाहूंगा कि सरदार मनमोहन सिंह के टाइम में, जब यूपीए का टाइम था, उस टाइम एडिबल ऑयल्स जो भारत में बहुत आयात में इंपोर्ट किए जाते हैं, करीब 70% 60% तक इंपोर्ट हो जाता है, कई बार तो 50% से ज्यादा तो वो है ही है उसका इंपोर्ट। उसके ऊपर जो कस्टम्स ड्यूटी होती थी वो 10% से कम होती थी। लेकिन अभी जो लेटेस्ट जो रिपोर्ट्स आई हैं, कस्टम्स ड्यूटी 30% और 40% के बीच में है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम 150 रुपए का अगर हम एक एडिबल ऑयल खरीद रहे हैं, तो उसके अंदर लोकल टैक्सेस जब उसके ऊपर खास तौर से जीएसटी वगैरह भी लगता है, तो करीब करीब 33% टैक्सेस टोटल आ जाते हैं। यानी कि 150 रुपए के क्रूड ऑयल के अंदर, अपना खास तौर से एडिबल ऑयल के अंदर सॉरी, उसमें हमारा 50 रुपए सरकारी टैक्सेस का चला जाता है। अब ये बात थोड़ी सी गले तो उतरती है क्रूड ऑयल में, पेट्रोल डीजल में, कि जहां इतना ज्यादा टैक्स लिया जाता है, लेकिन गरीब से गरीब आदमी भी अपनी झोपड़ी के अंदर जब सब्जी बनाता है, दाल बनाता है, तो उसमें उसको 1 चम्मच तेल तो डालना पड़ता है ना, खाने का तेल। अब उसके अंदर भी अगर 1/3 सरकार टैक्स ले लेगी, जो कि कांग्रेस के टाइम में नहीं था, मैं उनकी तारीफ तो नहीं कर रहा हूं, लेकिन उस समय और इस समय में ये भी हाई टैक्स कमोडिटी बन गई है। अब कहीं ना कहीं लोगों की जेब के ऊपर तो नयन जी उसका भी तो असर पड़ेगा ना। इनफैक्ट मैं समझ रहा था कि सरकार उसके कारण भी शायद रुपी को इतना 75 के आगे नहीं गिरने देगी, क्योंकि इंपोर्ट लेड जो इन्फ्लेशन है हमारे यहाँ, वो एक बहुत ही इम्पेक्ट करने वाली चीज है। और हमारे यहाँ इंपोर्ट हम लोग ज्यादा करते हैं, एक्सपोर्ट कम कर पाते हैं। तो इसीलिए ये इसका नेट नेट जो बेनिफिट है या नेट नेट जो नुकसान है, तो क्योंकि हम लोग इंपोर्ट थोड़ा सा ज्यादा करते हैं एक्सपोर्ट से, और वो अकाउंट में हमारी डेफिसिट है, तो इसीलिए रुपए का वीक होना एक्चुअली, यदि आप पूरे देश के लिए देखें, पूरे हमारे सब लोगों के लिए देखें, और देखिए हम लोग जो इंपोर्ट करते हैं वो ऑलमोस्ट अपनी बेसिक रिक्वायरमेंट करते हैं। यदि ऑयल हम लोग इंपोर्ट करते हैं 2/3, और वो हमारा इंपोर्ट का सबसे बड़ा बिल है, तो इसका असर सीधा आप और मैं जब पेट्रोल डलवाते हैं उस पर है। और जो भी चीज हम खरीदते हैं वो कास्केडिंग इफेक्ट डीजल की ट्रांसपोर्टेशन में आने की ओर से हम सबको उस पर असर पड़ता है। और हम सबको पता है कि ये दोनों पे सरकार के टैक्सेस बहुत ज्यादा है। आपने एडिबल ऑयल की बात की, क्रूड ऑयल और जो इंपोर्ट हो रहा है उसकी बात करें, तो उसमें तो और भी ज्यादा 100% से भी ऊपर सरकार की लेवीज है। तो मैं समझ रहा हूँ कि सरकार को अभी के समय में खास इस पर एक ध्यान देने की जरूरत है कि उनके पास कोई तरीका हो जिससे कि पेट्रोल डीजल और एडिबल ऑयल वगैरह चीजें जो इंपोर्ट लेड है, वो यदि आप एक्सपोर्ट अट्रैक्टिव करने के लिए रुपी को थोड़ा सा स्लाइड करने देते हैं, तो एट द सेम टाइम हाउ डू यू मैनेज विद द ड्यूटीज, ताकि इंपोर्ट लेड इन्फ्लेशन है वो हमारी जो जनता है, हमारे रोजी रोटी हर रोज कमाने वाले लोग हैं, उनपे ज्यादा बर्डन न करे और एक्सपोर्ट को अट्रैक्टिव रखे। तो उसका कारण आपको, उसका एक ही तरीका है आपको कि आपकी ड्यूटीज आपको मैनेज करनी है, वो आप नहीं करते हैं तो इंपोर्ट लेड इन्फ्लेशन जरूर ही हमारे यहाँ हम लोग देख ही रहे हैं। हर महीने जो इन्फ्लेशन बढ़ रहा है उसका एक कारण ये भी है कि आपका रुपया वीक हो रहा है और इंपोर्ट आपके जो है वो महंगे हो रहे हैं। अब एक बात तो तय हो गई है दर्शकों की, सरकार इन्फ्लेशन के प्रति चिंतित नहीं है। वो चाहती है कि अगर इन्फ्लेशन बढ़ के कुछ ग्रोथ हो जाए तब तो ठीक भी है, लेकिन एक साइड में इन्फ्लेशन हो जाएगा और दूसरी साइड में ग्रोथ भी नहीं होगी, जैसा कि सामने नजर भी आता है, तो फिर ये तो एक किस्म से खतरनाक पोजीशन हो जाती है ना, कि मेरी जेब में 100 का नोट है और अब मुझे सेम चीज खरीदने के लिए 110 रुपए देने पड़ रहे हैं, लेकिन मैं इनकम तो बढ़ नहीं रही है, तो उतने पैसे में मैं कम चीजें खरीद पा रहा हूँ। लेकिन खैर, सरकार की चिंताएं अपनी जगह है, लेकिन सरकार समझती है जनता तो धन कुबेर है, उसके पास नोट छापने की मशीन है, जितने मर्जी टैक्स ले लो उससे। खैर, दूसरे सब्जेक्ट पे आते हैं नयन जी। सभी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस ने, इंक्लूडिंग आईएमएफ हो, आरबीआई हो, एसबीआई हो, सभी ने जो ग्रोथ के, जीडीपी के प्रोस्पेक्ट थे वो 11, 12, 13 के आसपास सबके आगे थे साल के शुरू होने से पहले ही, फाइनेंशियल ईयर के। अब सब के गिर के 8-9% के ऊपर आ गए, 9.5 पे आ गए। अब क्या इस बात को रियलाइज करना शुरू कर दिया है इंस्टीट्यूशन ने कि हालात उतने सुनहरे नहीं है ग्रोथ के जितने शायद मार्च या फरवरी में लग रहे थे सर? बिल्कुल। इनफैक्ट आपने जैसे कहा आईएमएफ का जो अप्रैल में
हमारा फाइनेंशियल ईयर जब शुरू हुआ तब अंदाज था कि हमारी इकोनॉमी और जीडीपी जो है वो 12.5% से बढ़ेगी, और 3 ही महीने में उसको 3% उन्होंने कम कर दिया जी। एंड कम जुलाई वो लोग बात कर रहे हैं अप्रैल मई जून के एक क्वार्टर के बाद ये 9.5% होगी। वर्ल्ड बैंक का तो उससे भी थोड़ा सा नीचे है, वो तो कह रहे हैं 8.3% से आप बढ़ेंगे जी। तो मैं कह रहा हूं कि ये जो है वो सब इंडिकेट करती है 2-3 चीज। एक तो ये कि दूसरी लहर ने जो हम लोगों को सबको परेशान कर दिया अप्रैल और मई के फर्स्ट वीक में तो जो हाईएस्ट केसेस इंडिया में हुए, तो इससे जो तहस नहस हमारी इकोनॉमी हुई उसको कहीं एक्नॉलेज ये करते हैं। और हमारे सबकी एक जो परिस्थिति इतनी विकट हो गई थी हॉस्पिटल बेड्स के टर्म्स पे, वैक्सीनेशन के टर्म्स पे, और ये मैं समझ रहा हूँ कि आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक दोनों, अमेरिका और जो डेवलप्ड इकोनॉमी जिसने कि अपने यहाँ 50% के ऊपर वैक्सीनेशन कर दिया है, उसका जीडीपी ग्रोथ का प्रोजेक्शन और बढ़ाया है। और हमारे जैसे देश जो कि सिंगल डिजिट में कहीं वैक्सीनेशन कर पाए हैं, 10% को क्रॉस नहीं कर पाए हैं, और अभी भी वैक्सीनेशन की अवेलेबिलिटी के लिए जूझ रहे हैं, हमारे यहाँ जो हेल्थ केयर की फैसिलिटीज कम है, उस सब के कारण हमारे सबके जो जीडीपी ग्रोथ हमारे टाइप की कंट्रीज और हमारे खास वो सब है वो कहीं 3% जैसे कम कर दिए गए हैं। तो हम लोगों को यदि वैक्सीनेशन और अपनी कैपेबिलिटी इन टर्म्स ऑफ हेल्थ केयर टू हैंडल दिस पेंडेमिक वो जब तक नहीं बढ़ाएंगे तब तक जीडीपी ग्रोथ जो पूरे विश्व का ग्रोथ है वो कहीं उस देशों में चला जाएगा जो कि प्रिपेयर्ड है इसके लिए, जिन्होंने वैक्सीन करा रखी है 50% के ऊपर और जो कहीं 60% का टारगेट रख रहे हैं। वो लोग तो जरूर, क्योंकि उनके यहाँ इकोनॉमी में एक दूसरे को आने जाने की व्यवस्था होगी, वो देश अपने इकोनॉमिक एक्टिविटी बेधड़क कर पाएंगे। और हम लोगों के जैसे देश जहाँ की हमारे वैक्सीनेशन की तकलीफ है और हम सिंगल डिजिट में ही अपने पॉपुलेशन को वैक्सीनेशन दे पा रहे हैं, और जो हमारे यहाँ कोई इवेंट्स हो रहे हैं जो हम सुपर स्प्रेडर वगैरह कर रहे हैं, उसको जब तक कंट्रोल नहीं करेंगे तब तक ये हमारा जीडीपी ग्रोथ का जो प्रोजेक्शन है वो कम हो जाएगा। और अभी जब हम ये बात कर रहे हैं आज की तारीख में, तब भी कहीं नेक्स्ट वेव की जो फिक्र है वो सताने लगी है। केरला में ऑलरेडी इतने ज्यादा केसेस बढ़ रहे हैं कि केरला को ऑलमोस्ट लॉकडाउन की परिस्थिति में आना पड़ा है। अब केरला से महाराष्ट्र पे आते हुए कहाँ देर लगती है, आप यदि वो कंट्रोल नहीं कर पा रहे फ्लाइट, तो फ्लाइट से, ट्रेन से, बसेस से, बाय रोड कितने लोग मूव कर रहे हैं। और यदि नेक्स्ट वेव को हम लोग कंट्रोल नहीं कर पाए और उसने फिर हमको यदि अपने घुटनों पे ला दिया, तो समझ रहे हैं कि 9.5 या 8.3 जो आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक का है वो कहीं 3 महीने में और कम करने की तो जरूरत नहीं पड़ेगी। और मैं समझ रहा हूँ कि रोजी रोटी के हमारे जो मित्र हैं वो कहीं अपने आप को कैसे मजबूत कर ले, क्योंकि ये सिचुएशन जरूर आ सकती है। तो अपने आप को आप इकोनॉमिक एक्टिविटी जो भी एक्टिविटी कर रहे हो उसमें कैसे चौकन्ने हो जाए। आपके पास यदि फैसिलिटी है तो कैसे कैसे वैक्सीनेशन करे, वैक्सीनेशन के बाद भी अपने आप को कैसे सुरक्षित रखे, वो सब करने की बिल्कुल जरूरत है। क्योंकि हमारी जीडीपी जो ग्रोथ है वो हमारे सबकी वेलबींग के साथ बिल्कुल कनेक्टेड है। यदि आप और मैं रोग से ग्रस्त हो गए हैं या रोग के आसपास के भय से ग्रस्त हो गए हैं तो इकोनॉमी कैसे ग्रो करेगी। और इसीलिए हम लोगों को सबको इस पे काम करना है और जीडीपी ग्रोथ कम होता पक्का नजर आ रहा है। बिल्कुल सही कहा। तो अब हम आते हैं तीसरे विषय के ऊपर आज का छोटा, फूड प्रोसेसिंग, जो भारत में करीब करीब स्टैग्नेंट है पिछले 10 वर्षों से, बल्कि उससे थोड़ा पहले से कह लीजिएगा। इंडस्ट्री का कोई ऐसा इंटरेस्ट नजर आता नहीं है। भारत देखा जाए तो फ्रूट्स और वेजिटेबल्स को प्रोड्यूस करने में विश्व में बहुत ऊंची रैंकिंग में है। बहुत भारी मात्रा में यहाँ फ्रूट्स और वेजिटेबल्स पैदा होते हैं। अब चूंकि उनको प्रिजर्व रखने की कोई प्रोसेसिंग करने की सुविधाएं नहीं है, तो कई जो अनुमान या डेटा आते हैं सरकारों की ओर से वो ये बताते हैं कि लगभग 40% हमारा जो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स हैं वो या तो सड़ जाते हैं या बर्बाद हो जाते हैं। लॉजिस्टिक की कमी है, प्रोसेसिंग की कमी है, गांव से शहरों में लाने के लिए सड़कों की कमी है, जो वाहन वहां से चलते हैं अब डीजल के खर्चे बढ़ गए तो ट्रांसपोर्ट नहीं कर पा रहे हैं। इसकी वजह से करीब 40% हमारा फ्रूट एंड वेजिटेबल बेकार हो रहा है, जिसको प्रोसेस करके हम फ्रोजन फूड में या नॉर्मल फूड में कन्वर्ट कर सकते थे, जो बिक सकता था, जो हमारी इकोनॉमी में ऐड हो सकता था। और ये जो रकम है
ये मल्टी बिलियन डॉलर में है, ये कोई मिलियन डॉलर की रकम नहीं है। और इससे ना केवल ग्रोथ बढ़ती बल्कि गांव के अंदर समृद्धि भी आती थी। लेकिन ऐसा कुछ होता नजर नहीं आ रहा है। सारी सरकारें आती हैं, बातें करती हैं कि हर डिस्ट्रिक्ट में, हर तहसील में फूड प्रोसेसिंग के यूनिट होंगे, और सब कागज पर ही रह जाते हैं। किसान तक कुछ पहुंचता नहीं है और वो तरसते रह जाते हैं, क्योंकि जब सीजन आता है वो आलू जो हम बाजार में 40 रुपए 50 रुपए किलो खरीदते हैं, उनको 8 आना 1 रुपया 2 रुपए में बेचना पड़ता है। और बाकी सब्जियों का भी यही हाल है, जिसे हम 50 60 100 रुपए में खरीदते हैं, वो किसान उसको 5 7 रुपए के अंदर बेच पाते हैं। व्यथा देखिए नयन जी कितनी बुरी है। अगर ये सुविधाएं हो जाती कुछ लॉजिस्टिक की, प्रोसेसिंग की, तो आज हमारा 40% अन्न बेकार नहीं जाता था और हमारा अन्नदाता गरीब नहीं रहता था। जी जी हेलो। नयन जी। हाँ जी जी जी। नयन जी। तो एक तो देखिए, इसको जो एक थोड़ा पर्सपेक्टिव में हम देख ले तो दुनिया में जो भी अवेलेबल लैंड है जिस पे काम हो सकता है, उसमें कहीं 11-12% इंडिया में है। फिर मिल्क प्रोडक्शन में हम नंबर 1 है पूरे नंबर विश्व 1 में। है जी। फ्रूट्स और वेजिटेबल्स में आपने बताया ही टॉप पे, तो मैं कह रहा हूं कि हम लोग वर्ल्ड में नंबर 2 पोजीशन पे है। सबसे जी ज्यादा जो देश बनाते हैं फ्रूट्स और वेजिटेबल में, उसमें हमारा दूसरा नंबर है। सीरियल में हमारा तीसरा नंबर है, पूरे विश्व में हमारा तीसरा स्थान है। मार्केट इसका क्या है, उसमें हम 6th पोजीशन में है। तो देखिए दुनिया में हम अग्रेसर है। हमारे किसान जो है वो उगाते हैं, अच्छा वेजिटेबल फ्रूट सब बनाते हैं। पर उसके बाद क्या सिचुएशन होती है, अमेरिका में 65% जो है वो फूड प्रोसेस होता है। जी। फिलीपींस जैसे देश में 78% ऑफ द फूड इज प्रोसेस। और बताइए। हमारे यहाँ आप मानेंगे कितना है, जी। हमारे यहाँ 10% के आसपास ही फूड प्रोसेस दस होता है। परसेंट के आसपास, उससे भी कम है बल्कि रियल टर्म्स में। बिल्कुल, उससे भी कहीं कहीं फ्रूट्स एंड वेजिटेबल में उससे कम है, मिल्क में थोड़ा सा ज्यादा है। पर ओवरऑल गिनिए तो 10% से ज्यादा हम फूड प्रोसेस नहीं कर पाते हैं। जी। और उसी का एक कारण है कि आपने जैसे कहा, हमारा काफी फ्रूट्स वेजिटेबल फूड ये सब पेरिशेबल कॉमोडिटी है, वो हमारा सड़ जाता है, जी। ना लोगों तक पहुंचता है। तो एक साइड पे हमारे 25-30% ऐसे भाई है जो कि खाना नहीं पाते हैं हर रोज का, और एक साइड पे है कि हम लोग 25-30-40% जो अपना प्रोड्यूस करते हैं, वो जिसपे सड़ जाता है, किसान बर्बाद ने होता है। अपनी सब मेहनत की और जिसको खाने के लिए लोग भूखे बैठे हैं, उनको हम कहीं इकट्ठा नहीं कर पा रहे। अच्छा बनाते भी हैं, लोग भी हैं जिनको ये चाहिए, पर हम एक जैसे आपने कहा सड़क, कोल्ड स्टोरेज, प्रोसेसिंग, इसको रखने की व्यवस्था न करने के कारण बनी हुई चीज जिसमें हमने पानी भी डाला, खाद भी डाला, बना भी डाला, और उसके बाद हम जो भूखे चेहरे हैं, जो भूखे लोग हैं, उन तक यदि इसको नहीं पहुंचाते हैं, वो प्रोसेसिंग नहीं कर पाते हैं, तो हमारे सबके लिए ये एक बड़ी दर्द वाली घटना है, दर्दनाक घटना है। ये हम कैसे अलाउ कर सकते हैं? तो आपने जैसे कहा कि हर जगह पे इसके लिए व्यवस्था होनी चाहिए, और जबकि बाकी के देश यदि 78% यदि फिलीपींस कर सकता है, अमेरिका यदि कर सकता है, और वो तो इतना बनाते भी नहीं है जितना हम बनाते हैं, तो बनाने के बाद हम इसको यदि फेंक देते हैं, यदि वेस्ट करते हैं, तो इसका जो दर्द है वो हम सबको है, और हम सबको इससे भी ज्यादा होना चाहिए। और इसके लिए मैं समझ रहा हूँ कि पूरे देश को काम करने की जरूरत है, और सरकार को खास इसको एनकरेज करने की जरूरत है कि हम लोग प्रोसेस करें। प्रोसेस के लिए जैसे आपने कहा, सड़क ठीक से हो जहां बन रहा है वो, उसके बाद कोल्ड स्टोरेज हो, उसके बाद वो जो प्रोसेसिंग है जिसके कारण वो हम पूरी दुनिया में ये दे सकते हैं, और हमारे देश में भी, क्योंकि हम खुद बड़ा मार्केट है इसके लिए, हम लोगों तक इसको पहुंचा सके, इसकी व्यवस्था करना जरूरी है। वरना ये बनाया क्यों आपने, बनाया सब बेकार हो गया जब आप उसको पहुंचा नहीं सकते। तो मैं समझ रहा हूँ कि ये फूड प्रोसेसिंग है वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। हमने आधा काम कर दिया है, और अब यदि आधा काम न करें तो इसको हम लोग कर नहीं पाएंगे जब तक हम लोग इसको हैंडल नहीं करेंगे। तो मुझे लग रहा है कि इस पे सबको करने की जरूरत है। सरकार को तो इसको बहुत ही प्रायोरिटी बना के आज के आज करने की जरूरत है, क्योंकि आज की तारीख में हम बना रहे हैं और फेंक रहे हैं, लोग उसके लिए तड़प रहे हैं, पा नहीं रहे हैं। इसमें जो लिंक है उसको एस्टैब्लिश करना बहुत ही जरूरी है, और इतना मुश्किल नहीं है।
बनाने के बाद आपको अब सिर्फ प्रिजर्व और प्रोसेस करना है। तो इसमें कहाँ कोई इतनी तकलीफ वाली बात है, इसमें सिर्फ आपको ओपन माइंड से सोचने की जरूरत है, जो जो बॉटलनेक्स है उसको डी बॉटलनेक करने की जरूरत है और इसको एक प्रायोरिटी बनाने की जरूरत है और आज के आज लग जाने की बात है। तो मेरे ख्याल से ये जरूर होगा। बिल्कुल सही कहा आपने और ये बहुत महत्वपूर्ण बात बताई है। वरना अगर हम ये कर लेते हैं तो शायद अगले 2 से 3 सालों में एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर एक चमत्कार हो सकता है और बहुत सारी समस्याएं जो हैं उनका अंत भी हो सकता है देखा जाए तो। और जाने से पहले दर्शक मित्रों में बताऊं नयन जी को कि उनके लिए कुछ तारीफ के मेल्स आए हैं और वो भी एक मेल नेपाल से आया है और 2-3 बांग्लादेश से भी आए हैं, जहाँ पे उन्होंने रोजी रोटी की तारीफ भी की है और नयन जी के जो खुले विचार हैं इस मामले में उसकी भी उन्होंने तारीफ की है। तो नयन जी ये संदेश आप तक पहुंचाना जरूरी था। और एक ने तो यहाँ तक लिखा कि एक आधा शब्द हमारे बांग्लादेश या नेपाल के लिए भी बोल दीजिए कि उनकी इकोनॉमी कैसी चल रही है। तो बांग्लादेश के लिए तो हमेशा हम कहते हैं कि उनकी गारमेंट इकोनॉमी तो प्राइम सेक्टर है, फार्मा में आगे आ रहे हैं, आगे वो लेदर और जूट में भी बहुत आगे हैं। तो अभी रिसर्च में थोड़े पीछे हैं। तो सर कोई एडवाइस देना चाहेंगे उनके लिए, हमारे बांग्लादेश और नेपाल के भाई बहनों के लिए? बांग्लादेश वालों को तो मैं कहना चाहता हूं कि आपको एडवाइस देने की जगह हम तो आपसे एडवाइस लेने के लिए बिल्कुल क्या उत्सुक है। बात है, क्या आप बात। लोगों ने जो करके दिखाया है, अपना जीडीपी ग्रोथ जो करके दिखाया है, वो आप तो हमसे भी आगे बढ़ गए हैं पर कैपिटा जीडीपी में। आप जो रेडीमेड गारमेंट्स में करते हैं, मैं भारत की टेक्सटाइल कमेटी का चेयरमैन रह चुका हूं, तो आप लोगों ने जो रेडीमेड गारमेंट में किया है, आप लोगों ने जीडीपी ग्रोथ में किया है, आप लोगों ने हेल्थ केयर में किया है, आप लोगों ने जो बिलो पॉवर्टी लाइन को लोगों को उठाने में जो मेहनत की है, मेरे ख्याल से मेरी तो बांग्लादेश से एक मेरा संबंध भी जुड़ा हुआ है क्योंकि मैं वहां की यूनिवर्सिटी में इन्वॉल्व हूँ। तो मुझे तो बांग्लादेश के प्रति हमेशा सम्मान है, मान है। आप जो कर रहे हैं उसको हमारा सलाम है और क्या हम बात। समझ रहे हैं कि आपसे हम लोगों को काफी सीखना है। आप वैसे हमारे छोटे भाई है पर हमसे बहुत जल्दी आगे बढ़ रहे हैं और उसमें हम राजी है। बांग्लादेश के साथ हमारा एक स्पेशल संबंध है और इसीलिए मैं जब बांग्लादेश प्रोग्रेस करता है तो उसका हमेशा आनंद लेता हूं और आप लोग ऐसा ही अच्छा काम करते रहिए। पर कभी मैं दिनेश जी के साथ बांग्लादेश पर एक स्पेसिफिक क्या एपिसोड बात करूंगा है, लीजिए और आप सर। सबसे जुड़ूंगा कि कैसे बांग्लादेश के लिए एक अलग विजन भी हो सकता है और उनके ग्रोथ में कैसे एक बढ़ोतरी आ सकता है। पर अभी तो जो आप कर रहे हैं उसको हमारा सलाम है और आप बहुत अच्छा कर रहे हैं, उसका अभिनंदन है। और नेपाल से भी आपके लिए अभिनंदन आए हैं सर। वहां से उनका कहना है तो नेपाल तो हमारा रिश्ता तो एक तरह से भाइयों का रिश्ता है देखा जाए तो, नेपाल का रिश्ता तो। और बिल्कुल बिल्कुल, नेपाल के साथ हमारा एक खास संबंध है। हमारे बहुत मित्र हैं नेपाल में, हमारे साथ जो पढ़े हुए लोग हैं वो नेपाल में, तो उनके थ्रू नेपाल के खबर आते रहते हैं। और नेपाल के साथ मैं समझ रहा हूँ कि इंडिया का एक स्पेशल रिलेशनशिप है, वो एक कैसे आगे बढ़ सकता है उसके लिए भी कभी दिनेश जी जब भी अप्रोप्रिएट मानेंगे तब वी वुड एक एपिसोड ऐसा करेंगे जिसमें कि इंडिया और उसके नेबर्स या इंडिया और नेपाल के जो संबंध है उस पर बात करेंगे। नेपाल क्या क्या कर सकता है आगे, एक मेरा क्या सूचन हो सकता है, उसके बारे में कभी विस्तार से बात करेंगे। पर अभी तो नेपाल के जो भी दर्शक इसको देख रहे हैं उनको मैं अभिनंदन करता हूँ, उनको कहीं सलाम करता हूँ। उनके साथ एक जुड़ने का जो मुझे सौभाग्य मिला है और वो उसके लिए मुझे बहुत आनंद है। और मैं समझ रहा हूँ कि नेपाल और इंडिया की इकोनॉमी जुड़ी हुई है। हम तो ऑलमोस्ट बॉर्डरलेस कंट्री है, भले बॉर्डर है पर वो ऑलमोस्ट ऐसी बॉर्डर है कि इंडिया से नेपाल जाने को हम लोग विदेश मानते ही नहीं है। तो हम लोग जो साथ में मिलकर कर सकते हैं उसके बारे में जरूर एक बार स्पेशल विचार करेंगे। पर आप हमारा प्रोग्राम देख रहे हैं, उसको पसंद कर रहे हैं, उसके लिए आपका बहुत धन्यवाद। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे छोटे छोटे जो मेल मेरे पास आए थे एप्रिसिएशन के, वो मैंने आपके कहने पर नयन जी को पहुंचा दिए हैं और नयन जी ने बड़ी सुंदर सुंदर बातें कही हैं और हो सकता है नेपाल और बांग्लादेश पे हम एक्सक्लूसिव एपिसोड्स भी करें बहुत जल्दी। तो शुक्रिया दोस्तों, आप हमारे साथ बने और नयन जी का बहुत बहुत धन्यवाद कि रोजी थैंक रोटी यू में सो अपना मच। कीमती वक्त निकाल के आए। और फिर से अगले सोमवार को मुलाकात होगी नयन जी के साथ ही रोजी रोटी के अगले अंक में। तो दर्शकों हमें दीजिएगा आज्ञा और फिर मिलते हैं बहुत जल्दी। बहुत बहुत धन्यवाद।